जो साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। रिपोर्ट आपने देख ली, सुन ली, शामी साहब ने तो उस दौर का हवाला भी दे दिया जो जंगी तराने नशर हुए थे। ये कैसे मुमकिन होता है सर? उनके पास अददी तौर पर भी ताकत ज़्यादा थी, जिद्दत भी ज़्यादा थी, फिर कंपटीशन हमारा ज़्यादा टफ था नामसाइद हालात के बावजूद। जी जामी साहब, ये इस तरह होता है कि जब आप अपने काम में, अपने प्रोफेशन में इंतहा लेवल की महारत हासिल करना चाहते हैं और ये महारत लगन की और एक यकीन और ईमान की हद तक आपका हिस्सा हो, आपकी बुनत का, यानी आपको एज ए प्रोफेशनल फाइटर पायलट ये हर वक्त लगन हो और तगोदो हो कि मुझ जैसा कोई ना हो। दूसरी बात, मेरे हाल में शामी साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया, एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान, ये इस किस्म की प्रोफेशनल लीडरशिप इन्होंने प्रोवाइड की और उनके बाकी जो झेली उनके नीचे सबॉर्डिनेट्स थे कि जिन्होंने प्रोफेशनलिज्म और मेरिट को हमारी बुनियादों में गूंद दिया एयर पाकिस्तान एयरफोर्स की। उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स अगर फ़ख्र अपना किसी चीज़ पे कर सकती है अल्लाह का शुक्र के साथ साथ करते हुए, तो वो इस बुनियाद पे है कि हमारे यहाँ 99.9% हम कोशिश करते हैं कि हमारे तमाम लोग जो इस हकदार हैं मेरिट पे उठते हैं। और मेरिट एक ही है, आप फाइटर पायलट किस लेवल के हैं, किस नौइयत के हैं, और आपकी पहचान ही उस लेवल पे होती है। साहब उस 65 में फ़र्क कितना बड़ा था भारतीय फ़िज़ाई बरतरी में और पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई इस्तिताअत थी, उसमें फ़र्क क्या था? 150 और 450 500 के करीब जहाज़, 500 उधर, 150 के करीब फाइटर्स हमारे पास। इस किस्म का तनासुब था, एक और 3, 1 और 4 का, 4 साढ़े 4 का तनासुब था। लेकिन बासूरत देखिए, सबसे खूबसूरत बात क्या थी, गो कि उनके पास भी बहुत अच्छा जहाज़ था, हंटर बहुत मुकाबले का जहाज़ था सेबर के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, हद दर्जा महारत। मैंने आलम साहब से एक दफ़ा पूछा, जब वो जाहिर है कि रिटायर हो चुके थे बहुत अरसा, मैंने कहा वो क्या चीज़ थी जो कि आपने जिसके ऊपर, उन्होंने कहा ये जो 5 जहाज़ों को गिराने का जो मार्का था, ये मैं अपने जहन में जंग से पहले बहुत मरतबा दोहरा चुका था कि अगर ऐसा होगा तो इस तरह होगा, मेरा जहाज यहां पे होगा, दुश्मन इधर होगा, मैं इधर से ऐसे मारूंगा उसको, फिर उसके बाद ऐसे शिफ्ट करूंगा अपनी साइड। ये मैं आपको जाती उनसे जो गुफ्तगू का आपको हवाला दे रहा हूं। तो वो जिस किस्म की जहनी तैयारी और जहनी कमिटमेंट इन लोगों के अंदर थी, और वही फिर हमारा असासा बना और हमें आगे लेके चला। ये वो कमिटमेंट है जिसने के आलम साहब को वो दिया। एक और आपको बताऊं, हमने सरफराज रफीकी का जिक्र किया और आपने अपनी रिपोर्ट में भी उसका जिक्र किया। हलवाड़ा पे स्ट्राइक थी उनकी, और ये 6 सितंबर की शाम की बात है। सूरज गुरूब होने के साथ साथ इनको वहां पे स्ट्राइक करना था हलवाड़ा में। 8 जहाज़ों का पैकेज जाना था सिर्फ हलवाड़ा के लिए, जो कि सरगोदा बेस से टेक ऑफ करना था। सिर्फ 3 जहाज रेडी हो पाए क्योंकि सारा दिन उनकी मसरूफियत रही और कुछ जहाज़ों में कहीं ना कहीं कुछ खराबी पैदा हो गई थी, तो रिकवरी में टाइम लग रहा था। सिर्फ वो चाहते तो 8 होने चाहिए थे, सिर्फ 3 उड़े। रफीकी, यूनुस, सेसल चाहते तो ना उड़ते, कह सकते थे कि हम तैयार नहीं है, लेकिन जहां 8 ने जाना था वहां पे 3 गए। और उस वक्त तक सजाद हैदर साहब ने चूंकि पठानकोट पे हमला कर दिया था उनके स्क्वाड्रन ने, और उसको तहस नहस कर दिया था, तो सारी इंडियन एयरफोर्स हवा में थी डिफेंस के लिए। तो ये जब घुसे हैं हलवाड़ा में, वहां पे रफीकी की गन्स जैम, उसने पहले 2 जहाजों को मारा, उसके बाद उसकी गन्स जैम हुई, तो वो भागा नहीं। रफीकी ने कहा अपने नंबर 2 को, यूनुस को आगे किया, उसके पीछे लग गया कि तुम्हारी टेल मैं कवर करूंगा। ये है जुर्रत, ये है वो लगन, ये है वो हौसला कि मेरे पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसी जगह खड़ा हूं, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। दोनों रफीकी और यूनुस शहीद हुए उस मार्के में, सेसल अकेले वापस आए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर देखना हो तो, अगर मुझे हमारी सब जिंदगी 35 साल मेरे पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजरे, क्या था? आलम की महारत और जज्बा जो है मुझे रफीकी का चाहिए। ये 2 चीजें अगर किसी भी शख्स में यकजा हो जाएं, तो वो जैसे कहते हैं ना, औजे सुरैया की हद को छूता है। तो ये है वो जज्बा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में आज भी जिंदा है। शहजाद साहब, खुशकिस्मत। शहजाद, अब हिंदुस्तान के साथ हमारा तनासुब क्या है हमारी ताकत का? अब तो उन्हें फ्रांसीसी जदीद त्यारा भी मिल चुके हैं ना, मोदी साहब के जो सौदे थे। देखिए उस वक्त भी जदीद थे, 2019 में भी जदीद थे, SU-30 से बेहतर कोई त्यारा नहीं है। लेकिन शामी साहब की बात का जिक्र करते हुए देखिए, 1 और 3 का तनासुब रफली रहता है, हर दौर में रहता है। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है, इतना बड़ा, लेकिन हम करते क्या है कि हम सिनर्जी लेके आते हैं।
हम एक वर्सेस एक नहीं करते, हम 1 और 1 11 करते हैं, हम 1 और 1 2 नहीं करते। हम इस तरीके से मिलाते हैं अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कि जब हम अप्लाई करते हैं अपनी एयरफोर्स को किसी सिचुएशन में, तो उसका जो मल्टीपल टाइम्स उसका असर ज्यादा बढ़ता है, जो कि आपने 2019 में देखा। तो मेरे ख्याल में ये एक बुनियादी फर्क है हमारे सोच के अंदर, हमारी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हमारी तैयारी और ट्रेनिंग के अंदर। शहजाद साहब, आप हुस्न इत्तफाक से आप हमारे साथ हैं, तो ये जरा बताइए कि ये अफगानिस्तान में क्या हुआ है, इनकी फौज किस तरह कोलैप्स कर गई, और क्या इनकी एयरफोर्स जो थी वो कहाँ चली गई, ये कैसे आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे एक यानी एक फौजी मुबस्सर के तौर पर? शामी साहब, बिल्कुल वाज़े तौर पे आई थिंक इससे बेहतर हम आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा इस चीज़ को। पहले आपने असर खान और नूर खान की बुनियादों का जिक्र किया, जो बुनियादें डाली उन्होंने, जो इस मुल्क के साथ वाबस्ता थी। हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी इस मुल्क की जड़ों से उठी है, वो इस कौम का हिस्सा है, इस सरजमीन का हिस्सा है। अच्छा, वहाँ की जो बदकिस्मती से जो अब हमें समझ आती है, नजर आता है, ये डॉलर्स पे खड़ी हुई फौज थी, डॉलर्स पे खड़ी हुई एयरफोर्स थी। वो जब डॉलर्स हट गए तो बुनियाद कोई ना रही उस चीज की। दूसरी बात, बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी थी तालिबान की, कि क्योंकि सब ट्राइबलिज्म का बहुत स्ट्रांग इफेक्ट है वहां पे। जिस तरह हम सब मिलके हमारी सर्विसेज के अंदर हम सब एक हो जाते हैं, हम एक ही हम ट्राइबलिज्म के अंदर नहीं देखते, हम अपने आप को एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पाकिस्तानी के तौर पे देखते हैं। उनके यहाँ ट्राइबलिज्म ज्यादा है, उन्होंने ट्राइबल इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल किए और आहिस्ता आहिस्ता उस फौज के अंदर से लोग हटते गए और हथियार डालते गए, और उनको अंदाजा हुआ कि लड़ने वाले कोई नहीं रह गए। ये दो बड़ी चीजें थी कि वो एयरफोर्स और वो जो फौज थी वो बिल्कुल ज़ायल हो गई। सही, बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद साहब आपके कीमती वक्त का। सर, क्योंकि कल यौम दिफा की मरकजी तकरीब भी थी, तो आर्मी ने कहा ना कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये बेतेग लड़ने वाली बात ऐसे ही है। वो जो बात बता रहे हैं कि जहाज की गन्स और उसका मिसाइल सिस्टम लॉक हो गया, उसके बावजूद जो पायलट होता है उसको वापस आना होता है, उसके पास हथियार रहा ही नहीं। उन्होंने अपने पायलट को, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारी टेल की हिफाजत करता हूं। जमाल अब्दुल नासिर के दौर में जो बड़े उनके एयर मार्शल थे अब्दुल हकीम, यानी जब इसराइल ने हमला किया, सारे अपने जहाज उन्होंने अड्डों पे बिल्कुल फैला के खड़े हुए थे। उन्होंने हमला किया, सारी एयरफोर्स उड़ा दी, और मिस्र जो है वो जो सारी घन गरज उसकी थी बैठ गई, और जमाल अब्दुल नासिर के नारे थे, सारे बताशे की तरह बैठ गए, और फिर यानी एक रुसवाई का सामना करना पड़ा। और क्या नारे लगाता थे जमाल अब्दुल नासिर, क्या उनका तूती बोलता था, और फिर क्या, और बिल्कुल उनके साथ क्या हुआ। अच्छा सर, कल अगर एक बात एक और देखें, मैं एक बात अर्ज करूं, ये जंग सितंबर जो है ना, इस पर बड़ी बहस होती है। इसके दो पहलू हैं, एक तो मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक तो हो गया दिफाई फौज, एक है आपने मैदान जंग में किस सलाहियत का मुजाहरा किया, ठीक हो गया। मैदान जंग में बैटल फील्ड पे हमारी बर्री फौज, हमारी फजाई फौज ऐसे लड़ी है कि उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया। कोई मिसाल नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हम कल से जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक इसका सियासी पहलू है। वो क्या था? जो लोग इसको लीड कर रहे थे पाकिस्तान को, उन्होंने क्या किया, वो उसके असरात क्या हुए मुल्क पे, और उन्होंने वो इसको अवॉइड कर सकते थे, और उन्होंने अवॉइड क्यों नहीं किया। और फिर जब ऑपरेशन जबार्टर शुरू हुआ और कश्मीर के अंदर 8,000 आपने अपने फौजी भेजे ताकि वो वहाँ अटैक करें और जज्बा जो है आज़ादी का पैदा करें। उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई, उसको संभालने के लिए आपके पास लीडरशिप मौजूद नहीं थी। तो लीडरशिप जो थी वो इसमें इस जंग के पैदा किए हुए जो असरात थे उनमें डूब गई, उसकी नजर हो गई सियासी, उसके साथ ही मुल्क को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जो बैटल फील्ड है वहां पे तो झंडा, उस पे झंडा हमने अपना लहरा दिया। तो आप इसको दो टुकड़ों में बांट कर देखें, अच्छा सामना से कर, और फिर अवाम और फौज का जो मिसाली इत्तेहाद था कंधे से कंधा, तो फिर अपने हमारे दुश्मन ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अवाम में और फौज में तफरीक पैदा की जाए। वो तफरीक पैदा हुई 71 में, जो नजर भी आई।
फिर उसका नतीजा निकला, आपने देखा। तो ये असरात जो उसके सियासी हैं और उस वक्त की लीडरशिप थी जो उसका फेलोर है, सही, और उसकी जो जजमेंट है, उसकी जो गलतियां हैं, वो एक अपनी जगह आप मौजूद हैं, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये लेकिन हमारे जवानों ने, हमारे फौजी अफसरों ने, हमारे फजाइया के जांबाजों ने वो अपना रिकॉर्ड कायम किया, और यहाँ इंडिया के अज़ाइम जो थे उनको चिकना चूर कर दिया। उसका ख्याल था कि मैं लाहौर पे काबिज हूँगा, आजिम खान ने कॉकटेल करनी थी, और ये मगरबी पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दूंगा, जीटी रोड के जरिए से काबिज हो जाऊंगा। और वो जनाब ख्वाब दरे का दरा रह गया। और सलाम है सर, और सलाम है हमारे उन गाजियों को, अब जो आपने